हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम आ चुके हैं अपने पार्ट 2 में। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिटन रिसर्च प्रपोजल। जब पीएचडी एडमिशन के लिए हमें बोला जाए कि रिसर्च प्रपोजल रिटन में दो, अभी चल रहे हैं बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम एंड उसके लिए हमसे मांगा है रिसर्च प्रपोजल रिटन में, तो उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट दिस अप्लाइज टू ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड फ्यूचर में भी जब भी पीएचडी एडमिशन की बात आएगी, रिसर्च प्रपोजल रिटन में मांगा जाएगा, तो दिस वीडियो, दिस लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। रिसर्च प्रपोजल के वैसे तो बहुत से कंपोनेंट होते हैं, बट जब बात है कि हमें लिखना है, टाइम या तो टाइम कंस्ट्रेंट होता है या तो वर्ड लिमिट दी होती है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट दी होती है तो 500 वर्ड लिमिट दी होती है, ऐसा कुछ होता है। बट हमारे केस में अभी बीएचयू के लिए हमें क्या है, वर्ड लिमिट का कोई इशू नहीं है, हमें टाइम कम दिया है। ठीक है, तो ऐसा होगा, हर बार होगा, या तो वर्ड लिमिट या तो टाइम की कमी। अब ऐसे में एडजस्ट करना है, तो इस केस में मैं सजेस्ट करती हूँ 5 कंपोनेंट्स जो होने ही होने चाहिए आपके रिसर्च प्रपोजल में। एंड वही 5 कंपोनेंट बीएचयू ने भी सजेस्ट किए हैं। उनमें से 2 कंपोनेंट हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया, हमने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी और साथ में 2 कंपोनेंट्स भी हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर लिए हैं विद एग्जांपल, विद फ्यू टेम्पलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से समझाया था मैंने। राइटिंग की स्ट्रैटेजी भी बताई थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख के आइए, क्योंकि ये होने वाला है पार्ट 2। ये है हमारा थर्ड कंपोनेंट, एम, ऑब्जेक्टिव, फिर रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस। देखिए स्लैश है, दैट मीन्स इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड ऑलमोस्ट मीन्स द सेम। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। तो यहाँ बात हो रही है एम एंड ऑब्जेक्टिव की। ओके, एम एंड ऑब्जेक्टिव की। बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ मैं लेके आई हूँ एक एग्जाम्पल जो आपको हेल्प करेगा ये क्लियर करने में। देखिए, एम होगा आपका एक अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम, उस अल्टीमेट एम को फुलफिल करने के लिए आपके पास होंगे कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो आप फुलफिल करोगे। एट द एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर अल्टीमेट एम्स। यहाँ पे देख लेते हैं रिसर्च एरिया पब्लिक हेल्थ। देखिए, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई रिसर्च एरिया, रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे बनाया हो, जस्ट एग्जाम्पल है ये। उसका एम हो सकता है टू इन्वेस्टिगेट द लिंक बिटवीन एयर पोल्यूशन लेवल एंड the prevalence of respiratory illness in urban environment। एयर पोल्यूशन लेवल का जो रेस्पिरेटरी इलनेस पे क्या इफेक्ट होता है, ये हमारा इन्वेस्टिगेट करना है। ये है हमारा मेन एम। एम होगा हमारा एक, मेन एम होगा हमारा एक, या ज्यादा से ज्यादा आपका कोई एक और एम हो सकता है सेकंड, जो सेकेंडरी, बट मेन एम एक ही होता है। मोस्टली लोग एक ही एम लिखते हैं, बाकी आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 2 एम लिए तो, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस एम इज ओनली वन। देन ऑब्जेक्टिव होते हैं मल्टीपल्स। ऑब्जेक्टिव होते हैं मल्टीपल। अब आपको ये एम आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होंगे। वो कैसे? मॉनिटर एयर क्वालिटी इन डिफरेंट एरिया, in different areas of the city। Okay, so what will be your objective? My first objective will be, ma'am, to monitor air quality in different areas of the city। just think, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ऐसे बताओगे कि मैम एयर क्वालिटी डिफरेंट एरिया में मेजर करना। नेक्स्ट, मैम माय नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द रेसिडेंट्स फॉर रेस्पिरेटरी इलनेस डायग्नोसिस। माय थर्ड एम इज स्टैटिस्टिकली test the relationship between air pollution and respiratory illness। So these are my objective, and I'm going to fulfill this objective to achieve my ultimate aim, that is to investigate the link between air pollution level and the prevalence of respiratory illness। समझ गए? एम होगा वन, द अल्टीमेट एम, एंड ऑब्जेक्टिव होंगे मल्टीपल, छोटे छोटे। उस एम को अचीव करने के लिए आपको और छोटे छोटे गोल होंगे, वो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखने हैं। ठीक है, एम भी लिखना है, ऑब्जेक्टिव भी लिखना है। देखिए, इनमें कॉमा है, सो दैट मींस यू हैव टू राइट बोथ ऑफ देम। जहां स्लैश आ गया वहां पे इट इज योर विश कि आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च प्रपोजल। आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि आपके रिसर्च प्रपोजल के लिए व्हाट फिट्स द बेस्ट, रिसर्च क्वेश्चन या कि रिसर्च हाइपोथेसिस। अब रिसर्च हाइपोथेसिस और क्वेश्चन में क्या है? रिसर्च क्वेश्चन जो आंसर जिसका पता ही नहीं है, अब रिसर्च हाइपोथेसिस जिसका आंसर आप अज्यूम कर पा रहे हैं एंड नाउ यू गोइंग टू टेस्ट इट, सो दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। बट होंगे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही सेम। हाइपोथेसिस, यहाँ इस केस में हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? वी हाइपोथाइज that higher air pollution level will be associated with a greater incidence of respiratory illness in urban population। हम हाइपोथाइज कर पा रहे हैं कि ज्यादा पॉल्यूशन लेवल से ज्यादा रेस्पिरेटरी इलनेस होंगे। ये है मतलब आंसर, assumed answer, that is what is called hypothesis। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकता है? रिसर्च क्वेश्चन ये हो सकता है, what will be the effect of air pollution on respiratory condition
ऑफ ह्यूमन इन अर्बन पॉपुलेशन, ऐसा कुछ, ठीक है। कि क्वेश्चन होगा कि क्या इफेक्ट होगा एयर पोल्यूशन का रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, ये क्वेश्चन होगा। एंड हाइपोथेसिस होगा उसका अज्यूम्ड आंसर कि इट विल, the higher population will have greater incidence of respiratory illness. Okay, so these are the three things in third component. Next is our fourth component, methodology and source of data. दोनों ही आपको लिखनी है। मेथोडोलॉजी, इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे सब डिवाइड कर दिए हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड किए हैं जो सब आप लिखें। मेथोडोलॉजी में बच्चे सब कुछ नहीं लिखते हैं, मैंने देखा है, या तो ऐसे लिख देते हैं मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, बस इतना लिख देंगे, या लिख देंगे मैं ये टेस्ट अप्लाई कर दूंगा, बस इतना लिख देंगे। बट नहीं, आपको पूरा लिखना है, सब कुछ लिखना है, ये सब चीजें विद हेडिंग लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। रिसर्च डिजाइन, और उसके बाद कौन सा रिसर्च डिजाइन आप लगाने वाले हो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड मेथड, वो लिख दो। देन डाटा कलेक्शन मेथड, हाँ सबसे पहले तो देखो मेथोडोलॉजी ऐसे हेडिंग लिखना, उसके बाद रिसर्च डिजाइन। देन आपका डाटा कलेक्शन मेथड क्या होने वाला है, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कोई भी है आपका, आप वो लिखो। मेथड, हाउ विल यू गैदर इन्फॉर्मेशन, दैट यू हैव टू राइट इन डाटा कलेक्शन मेथड। नेक्स्ट, सैम्पलिंग टेक्निक, डिस्क्राइब हाउ विल यू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और डेटा सोर्स, सैम्पलिंग कैसे करोगे, रैंडम सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग, कौन सा सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कौन सा सैम्पलिंग आप करने वाले हो वो बताइए इन सैम्पलिंग टेक्निक, ऐसे हेडिंग लिखना है, सैम्पलिंग टेक्निक। देन आई विल यूज रैंडम सैम्पलिंग या जस्ट रैंडम सैम्पलिंग, आपको देखना है कि वहां जगह कितनी है, ठीक है। या तो फिर आपसे या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। जो भी आप सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं आगे वो एक्सप्लेन, वो आपको देखना है वहां जगह के अकॉर्डिंग और आपको कितना याद है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम कितना, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग। बट ये सब चीजें तो मेंशन करके आनी है, ऐसे पॉइंट्स में लिखिएगा ये सब, टीचर को सीधा हाईलाइट हो जाएगा, सीधा दिख जाएगा। डोंट राइट इन पैराग्राफ, दीज थिंग्स डोंट राइट इन पैराग्राफ। नेक्स्ट, डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, डाटा आप एनालाइज कैसे करोगे, कौन से स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करोगे या स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करोगे, ठीक है, टेस्ट कौन से यूज करोगे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च टॉपिक। नेक्स्ट, एथिकल कंसिडरेशन, वैसे उन्होंने एक अलग एथिकल कंसिडरेशन के लिए अलग कंपोनेंट भी दिया है, हम उसमें और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर भी आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि मेजर एथिकल कंसिडरेशन जो आप ध्यान में रखेंगे, बस दो लाइन में, बट डिटेल में हम आगे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट मैंने ऐड कर दिया है, आप वो देख सकते हो वहाँ जगह कितनी है और आप ज्यादा पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट विच यू कैन ऐड हियर, बट बाद में तो डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यहाँ 2 पॉइंट्स में 2-3 एथिकल कंसिडरेशन आप लिख सकते हो जो कि आप डाटा कलेक्शन के टाइम पे आपको यूज करनी ही करनी है। दीज आर फ्यू एथिकल कंसिडरेशन व्हिच आई विल टेक केयर while collecting data for my survey. नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ डेटा, देखिए दो है यहाँ पे, दो पार्ट्स में है, फोर्थ पार्ट को दो है, दो चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, मेथोडोलॉजी एंड सोर्स ऑफ डेटा, ये था मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट कम सोर्स ऑफ डेटा, उसके अंदर ये सब चीजें आपको लिखनी है। टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ठीक है, वो आपको बताना टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट, डाटा सोर्स, लिस्ट दी स्पेसिफिक सोर्सेज कहाँ से आप लेने वाले हैं, सर्वे करने वाले हैं, इंटरव्यू, ये सब तो वो है कि अगर प्राइमरी डेटा है। अगर आपका सेकेंडरी डेटा है तो कहाँ से, रिपोर्ट्स, डाटाबेस, कोई वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल्स, ये सब चीजें आपको ये सब मेंशन करनी है बाय गिविंग दिस हेडिंग। देन डेटा कलेक्शन पीरियड, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक डेटा कलेक्ट करोगे, 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स, जो भी है आपका, वो आप डिसाइड करो कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच का डाटा मैं लूंगी। सपोज यू आर डूइंग एनालिसिस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, सो आई विल टेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम 2000 दिस टू 2000 दिस, मींस ईयर ऐसे स्पेसिफाई करना है। देन डेटा एक्सेस एंड स्टोरेज, कहीं आपको कहीं से डेटा एक्सेस करना है किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, ब्लूमबर्ग से मैं लूंगी डेटा, ठीक है, ये आपको वो सॉफ्टवेयर कहाँ से आप एक्सेस करोगे वो बताना है। एंड हाउ विल यू स्टोर इट, हाउ विल यू मैनेज योर डेटा, थ्रू एमएक्स एक्सेल मैं वहाँ पे मैनेज करूंगी, या और कोई सॉफ्टवेयर अगर आपने सोचा है यहाँ पे स्टोर करूंगी, इस तरीके से मैनेज करूंगी, सो दैट यू हैव टू स्पेसिफाई डाटा एक्सेस एंड डाटा स्टोरेज या डाटा मैनेजमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है मेथोडोलॉजी का, अगर क्वांटिटेटिव है तो उस तरीके से आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं। इसे एक्सप्लेन नहीं करती बट क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये सारे पॉइंट्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, बट स्टिल यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। एंड येस ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे मेन हेडिंग्स नहीं लिखा, बट मैं चाहती हूँ कि आप लिखें, जैसे कि यहाँ मैंने ये सब बताया ना, रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन मेथड, यहाँ पे लिखे सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग डाटा एनालिसिस, या तो अंडरलाइन करें या तो यहाँ पे हेडिंग लिखें एंड देन ये पॉइंट्स लिखें। मैंने यहाँ पे खाली पॉइंट्स लिखे, बट आई वांट यू टू राइट द पॉइंट्स एंड देन दिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ सोर्स ऑफ डेटा का एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट होगा, ऐसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, स्टूडेंट से ये बताइए, देर अपना पीरियड बताइए, यहाँ पे लिखा है डाटा कलेक्शन विल टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स पीरियड इन मार्च 2024, बट ऑफ कोर्स 2 वीक में तो कोई चीज का नहीं होता है, आप अपने हिसाब से लिखिए, 8 साल का, 10 साल का, प्लीज स्पेसिफाई दी
टाइम पीरियड ऑल्सो, ईयर्स की इतने से लेकर इतने से, एंड और सब चीजें. देन एग्जाम्पल फॉर क्वालिटेटिव, उसका भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. क्वालिटेटिव का अलग अप्रोच रहता है. देन डाटा सोर्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं वो स्टोर की जाएंगी, 30 मिनट्स की टाइम पीरियड, उन सब का इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, वो सब चीजें. Now comes the fifth component, ethical consideration, implication, justification, relevance of the study. अब यहाँ पे इन्होंने डाला है slash. So, which I think is totally your wish what you want to write. Depending upon your research topic. आपके research topic में क्या fit बैठता है, आपको वो चीज भी बतानी है. Okay? अब जैसे कि implication, आप या तो आप अपनी स्टडी के implication बता सकते हैं. ये स्पेशली वही लोग बता सकते हैं जो हाइपोथेसिस क्रिएट कर पा रहे हैं. ठीक है, एज्यूम्ड आंसर क्रिएट कर पा रहे हैं तो इम्प्लीकेशन भी क्रिएट कर पाएंगे. बट ऐसी रिसर्च है वेयर यू जस्ट हैव अ रिसर्च क्वेश्चन बट यू डोंट हैव एनी आंसर, तो फिर आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि क्यों हमें करना चाहिए इस पे रिसर्च, है ना. एंड देन रेलिवेंस ऑफ द स्टडी, चलो क्या है ये बात करते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर यू, व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर योर रिसर्च. हो सकता है आपको दोनों मिल जाए. एक्सप्लेन, जब मैं एक्सप्लेन करूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ आए और आपको लगे कि हाँ मैं तो सब लिख सकता हूँ, तो सब लिख दीजिएगा. इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट, बट यस यस देखिए इन तीनों में से आप चूज कर लीजिए, बट आई वुड सजेस्ट एथिकल कंसिडरेशन तो लिखिए लिखिए, एंड साथ में इन तीनों में से कोई एक तो लिखना ही लिखना है. बाकी एक्स्ट्रा और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, बट एथिकल कंसिडरेशन तो लिखिए ही लिखिए. अब एथिकल कंसिडरेशन मतलब कि कौन कौन सा एथिक्स हमें फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस. मेजर एथिक्स फॉलो होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस में भी. ठीक है, तो अब हमें वो सब एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल प्रैक्टिसेस हमें बताने हैं कि मैं ये एथिक्स फॉलो करूंगा. देखिए कोर्स वर्क में एक अलग सब्जेक्ट रखा गया है, रिसर्च एथिक्स, बिकॉज दे गिव वैल्यू टू इट, दैट एक्चुअली मैटर्स. सो आपको ये एथिक्स के बारे में बताना है. अब मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कि आपका डाटा कलेक्शन मेथड क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हैं. ठीक है, आप और भी ढूंढ सकते हैं नेट पे, आपको और भी मिल जाएंगे. यहाँ पे मैंने 2 3 4 ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हर एक अलग अलग मेथड्स के लिए. अब बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव अगर सर्वे है तो उसमें क्या एथिक्स हो सकते हैं. इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए कि वो अपना ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो किस चीज के लिए है, एंड उसका सर्वे का क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आप क्या यूज करोगे. देन कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट यू विल मेंटेन द डेटा कॉन्फिडेंट, एंड ये जो है रिसर्चर्स, ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी डेटा को आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, ये सब आपको बताना है. देन अवॉइडिंग बायस मीन्स यूजिंग न्यूट्रल लैंग्वेज एंड बैलेंस्ड क्वेश्चन. आपको जब क्वेश्चन पूछना है तो ऐसे इट शुड नॉट लुक बायस कि आप चाह रहे हो कि रिस्पोंडेंट ऐसा ही आंसर करे, वो नहीं होना चाहिए. यू शुड स्टेट दैट आई विल यूज न्यूट्रल लैंग्वेज एंड बैलेंस्ड क्वेश्चन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ बायस इन माई सर्वे क्वेश्चनेयर. तो ऐसी चीजें आपको बोलना है, आई विल यूज, ऐसे आई विल यूज, या फिर आपको ऐसे बोलना चाहिए कि न्यूट्रल लैंग्वेज विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चनेयर. अगर आपको माई आई ये सब नहीं यूज करना है तो वी दिस विल बी यूज्ड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर विल बी यूज्ड, ऐसा ऐसा करके आप लिखिए. नेक्स्ट, अगर आप क्वालिटेटिव इंटरव्यू करने वाले हैं, ऐसा आपका रिसर्च मेथड है, तो फिर क्या हो सकते हैं पोटेंशियल एथिक्स. पावर डायनामिक्स, being sensitive to the power imbalance between researcher and participant, potentially offering anonymity or compensation. Okay, so you have to be sensitive towards the participant. Then vulnerable population, if you're dealing with any sort of vulnerable population like children or people with disabilities, तो आप किस तरीके से behave करेंगे ऐसा लिखना है. Extra care will be taken while dealing with vulnerable population, that is children, in my research, in our research या in the research. वो आपको देखना है कि आप कौन सा टोन यूज कर रहे हैं. मेक श्योर थ्रू आउट द रिसर्च प्रपोजल आप वही यूज कर रहे हैं. अगर आप आई लिख रहे हैं या फिर आप ऐसे एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं कि हम ये यूज करेंगे, ये यूज किया जाएगा, ऐसे. देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑफ कोर्स ये सब तो होना चाहिए. नेक्स्ट, अगर आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च यूज करने वाले हैं तो प्राइवेसी कंसिडरेशन होना चाहिए. ठीक है, पब्लिक प्लेस में ही ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. यू शुड नॉट गेट इनटू द प्राइवेट स्पेस ऑफ द पार्टिसिपेंट. देन डिसेप्शन मींस अवॉइडिंग मिस रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, कि आपने आपको कुछ और रिप्रेजेंट करके जाओ एंड देन यू ऑब्जर्व, वो नहीं होना चाहिए. ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के लिए एक एथिक्स है जो आपको ध्यान रखना है. देन anonymizing data, keeping observation anonymous during analytics and reporting to protect participants identities. So ये कुछ observational ethics हैं. Then experimental research के ethics,
पार्टिसिपेंट वेलबींग, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डीब्रीफिंग। एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि आपने कैसा करना है। एडिशनल कंसिडरेशन, ये सब तो थे देखिए प्राइमरी डाटा सोर्सेज वाले। अब जो सेकेंडरी वाला है उनको आप डाटा स्टोर कहाँ करने वाले हो, सिक्योरिटी के लिए आप क्या चीजें करने वाले हो, ठीक है। सिक्योर डाटा सोर्सेज आपको यूज करने हैं। you should follow the all the protocols of dealing with data. Then transparency and reporting, ये सब चीजें सेकेंडरी में आती हैं। Then benefit to the society, and then plagiarism, fabrication, manipulation of data, मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, ये सब चीजें आपको लिखनी है, इनको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, मैं सब टॉपिक आपके सामने उठा उठा के ला रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही होता। आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक्सप्लेनेशन पता होगा, मैं बस चीजें हाईलाइट कर रही हूँ और आपके दिमाग में डाल रही हूँ। ये आप प्रेजेंट किए, आप अपने रिसर्च टॉपिक के हिसाब से उठाइए यहाँ से इंफॉर्मेशन। अब बात आती है हमारे लास्ट कंपोनेंट की। ओके सॉरी, लास्ट कंपोनेंट ही चल रहा है, तो लास्ट कंपोनेंट में मैंने जैसे कहा कि आप एक तो एथिक्स के बारे में लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की जो 3 चीजें, इम्प्लीकेशन, जस्टिफिकेशन एंड रेलिवेंस ऑफ योर स्टडी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है। इम्प्लीकेशन मीन्स व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज एंड एप्लीकेशन ऑफ योर फाइंडिंग, कि आप जो फाइंडिंग करोगे, तो उस रिसर्च करोगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, उसको आप कहाँ अप्लाई करोगे, किन लोगों को वो फायदा देगी। How will they impact the existing knowledge, practices and policies? Policies में क्या बदलाव करेगी, क्या practice, क्या changes होंगे, वो होता है implication. Then comes justification, कि भाई क्यों करें हम research, ये जो आप बोल रहे हो justify करो कि क्यों करें हम research, ये वाले टॉपिक पे। Why is your research important? What gap does it fill in your field? क्या कोई गैप है जो फिल करने वाला है, वो बता दो किसी तरीके से। तो जस्टिफाई करो कि why should we do research on this topic? Why should someone care about your study? Next, relevance of your study. How does your research connect to current issue or trend? ठीक है, relevance means वो current में कितना important है, current trend और current issue को अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है which is related to current trend और issue, तो फिर आपको रेलिवेंस के ऊपर फोकस करना है। अगर रेलिवेंस जरूर लिखना, अगर रेलिवेंस, ठीक है, समझ रहे हैं, मैंने कहा था ना, आप अपने रिसर्च टॉपिक के हिसाब से डिसाइड करो कि आप इनमें से क्या लिखने वाले हो, इम्प्लीकेशन लिखोगे या रेलिवेंस लिखोगे। ठीक है, रेलिवेंस तब लिखोगे जब अगर योर टॉपिक इज रिलेटेड टू एनी करंट इशू। ओके, what real world problem can it address or contribute to solving? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, सपोज द स्टडी इज ऑन इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग ऑन academic performance in university students. This is a question. Impact of mindfulness training, ठीक है, एक अच्छे से ट्रेनिंग देंगे हम, impact on academic परफॉर्मेंस इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को जब हम ट्रेनिंग देंगे माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, किन लोगों को फायदा देंगे, उनको क्या फायदा होगा। इसका क्या होगा, इम्प्रूव्ड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन कुड लीड टू हायर ग्रेड्स, ठीक है, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग आप देंगे उनके हायर ग्रेड्स पढ़ेंगे, दैट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड दिस माइट एनहांस स्टूडेंट्स वेलबींग एंड रिटेंशन। Mindfulness principle could be incorporated into education program to boost students success, ठीक है। सो ये सब चीजें हो सकती है, अगर हम उनको mindfulness ट्रेनिंग देंगे तो ये सब फायदा उनको हो सकता है। दिस इज द implication of the study. सेम वे इसी रिसर्च में, इसी टॉपिक में आप जस्टिफिकेशन मांगा जाए कि भाई बताओ क्यों करे, तो जैसे कि मैंने कहा जस्टिफिकेशन क्या है कि अगर आप कोई रिसर्च गैप फिल कर रहे हो तो, ठीक है, या फिर और क्या रीजन है why your research topic is important. So existing research on academic performance often neglect इमोशनल वेलबींग, ठीक है। मैम हमारी जो रिसर्च है इमोशनल वेलबींग को उसे निग्लेक्ट कर रखा है, दिस इज द रिसर्च गैप आई हैव फाउंड आउट, सो दैट इज व्हाई ये रिसर्च होनी चाहिए, दिस इज द जस्टिफिकेशन। देन माइंडफुलनेस हैज शोन पॉजिटिव इफेक्ट in other areas like mental health and workplace, so ये इसका एक importance भी यहाँ पे आ गया। then investigating its impact on academic performance fills a crucial gap in educational research, ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च की गैप के ऊपर भी यहाँ पे बात हो गई। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन कि हमें ये रिसर्च क्यों करना चाहिए। वही बात कर लेते हैं रेलिवेंस की ऑन द सेम टॉपिक। रेलिवेंस मतलब रेलिवेंस तब आता है कि अगर ये कोई करंट का इशू है, देन यस स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, आजकल स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है डिप्रेशन, सो यस दिस इज अ करंट इशू। स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस आर मेजर कंसर्न इन हायर एजुकेशन नाउ डेज। ओके, सो ये इसलिए इसका रेलिवेंस है। आइडेंटिफाइंग इफेक्टिव interventions like mindfulness can contribute to creating healthier and more supportive learning environment.
तो देखिए स्टार्टिंग तो यहीं से यही मेन चीज है, यही मेन चीज जब आप मतलब ये क्लियरली लिख दो कि दिस इज अ मेजर कंसर्न इन हायर एजुकेशन नाउ डेज भी लिख सकते हैं आगे ऐसे करके लिखो। उसके बाद ये तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करा, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया। द फाइंडिंग कुड इन्फॉर्म एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एम्ड एट स्टूडेंट्स सक्सेस। तो बेसिकली रेलेवेंस इज बोलिए, रेलेवेंस में आपको ये बोलना है कि ये आजकल एक मेजर कंसर्न है। ओके, वाज इट क्लियर? जस्टिफिकेशन में आपको बताना है कि ये एक रिसर्च गैप मैंने ढूंढा इसीलिए मुझे ये करना है। रेलेवेंस में हमें ये बोलना है कि आजकल का ये है मेजर इशू। देन यहाँ पे इम्प्लीकेशन में कि इस ग्रुप को ये फायदा हो सकता है। ओके, आई होप द डिफरेंस वाज क्लियर। अब आप देखिए आपके रिसर्च के हिसाब से क्या बेस्ट है। नाउ हियर आई आल्सो हैव अ टेम्पलेट फॉर यू इम्प्लीकेशन के लिए। योर रिसर्च फाइंडिंग, तो अब यहाँ पे यहाँ योर लिखा है, आपने माई लिखना है यहाँ पे। माई रिसर्च फाइंडिंग या अवर रिसर्च फाइंडिंग या द रिसर्च फाइंडिंग कुड, ऐसे वो आपको देखना है कि आपने कौन सा टोन फॉलो किया है। द रिसर्च फाइंडिंग कुड, ये कॉन्सिक्वेंसेस, दिस कुड लीड टू पॉजिटिव आउटकम वन एंड दिस पॉजिटिव आउटकम टू, दो तो एटलीस्ट पॉजिटिव आउटकम तो आपको ढूंढने ही ढूंढने हैं। देन माई वर्क कुड पेव द वे टू कोई फ्यूचर रिसर्च के आगे, ये फ्यूचर इसका ऐसा हो सकता है, आप वो लिखिए। या फिर माई वर्क की जगह द रिसर्च कुड पेव द वे फॉर ऐसे द, या माई, आपको देखना आप क्या टोन फॉलो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल सी, इट डिपेंड्स ऑन रिसर्च टू रिसर्च, सब एरिया का सब फील्ड का अलग अलग होता है। अब बट हमारे सब्जेक्ट में मैनेज कॉमर्स में आई वुड सजेस्ट यू कैन राइट द रिसर्च फाइंडिंग कुड this and this and this lead to this consequences. The this could lead to this. The work could lead to the way for this and this and this. Okay, तो आपको देखना है कि आपका एरिया में क्या लैंग्वेज यूज की जाती है। जस्टिफिकेशन, द एग्जिस्टिंग रिसर्च लैक सो एंड सो एंड सो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ये सब बात होती है। सो हियर वी हैव अ टेम्पलेट, देख सकते हैं। रेलिवेंस में आपको देखना है योर सूट्स बेस्ट फॉर यू, दे या दिस रिसर्च, आपको जो आपके रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग जो टोन ऑफ स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं वही आप इनमें से कोई देख लीजिए। सो दिस इज द टेम्पलेट यू कैन यूज। So that's all for today. I hope this was helpful. If you really like my video, please like, share and subscribe. आपने part 1 को भी बहुत अच्छे से like किया. I really loved it. Please comment and give your feedback through comments. That really matters for me. And share it with your friends. आगे और कुछ examples देखेंगे हम research proposal के. Okay, and और आप क्या चाहते हैं? Do let me know in comment section. I'll make sure I'll try to give my best in the next video. So that's all for today. Bye bye. See you in next video.